जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। वेलकम डॉक्टर गोयल जी एंड वेलकम गीतांजलि जी। हम लोग आज फिर से एक सेशन करने आए। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने थोड़ा सा गंगा जी जो धरती पे आई थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। आज उसके बारे में पूरा डिटेल डॉक्टर गोयल एंड गीतांजलि जी हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। सो जय श्री राम एंड प्लीज गीतांजलि जी आप प्लीज टेक ओवर। श्योर। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ रेफरेंस कि जब गंगा धरती पे आई थी तो हमने उसको एक मिथोलॉजिकल स्टोरी के रूप में पढ़ा है निरंतर कि गंगा हेवन से, आकाश से धरती पर आई। आकाश से तो सभी नदियां आती हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। दे ऑल कम थ्रू द क्लाउड्स initially. That's where the rainfall happens. But how did the water of Ganga come to the northern plain of India? That is what is the um, main story here. And the mythological part of it says कि भगीरथ ने बहुत सारी तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को पहले प्रसन्न किया, फिर भगवान शिव को प्रसन्न किया, और उन दोनों की सहयोग से उन्होंने अम, स्वर्ग से गंगा को धरती पे बुलाया। तो इसका जो लेकिन विवरण हमें मिलता है वाल्मीकि रामायण के बालकांड में, जहाँ पे भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं मिथिला की ओर। और रास्ते में चलते चलते विश्वामित्र जी उनको बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं अपने पूर्वजों की और श्री राम के पूर्वजों की। और उनमें से एक कथा वो भगीरथ की सुनाते हैं, सगर से लेकर भगीरथ कि किस प्रकार से गंगा धरती पर, अर्थात हमारे जो उत्तरी, हमारे देश का उत्तर का भाग है, जिसके अंदर पहले पर्याप्त मात्रा में जल नहीं था, देयर वाज नॉट इनफ पोर्टेबल वाटर। तो इसका आरंभ होता है, पिताजी बताएंगे कि किस प्रकार राजा सगर जो हैं वो एक अश्वमेध यज्ञ करते हैं, जिसका अश्व जो है वो पानी है, अर्थात जो उसका टारगेट है that is the achieving of the potable water, enough potable water for the people living in the northern plain नॉट of ओनली India. पोर्टेबल, मतलब पानी रिक्वायरमेंट्स, इरिगेशन रिक्वायरमेंट भी और पीने की भी और इंडस्ट्री की भी। मतलब पूरा पानी जितना चाहिए था जनता को उतना अवेलेबल नहीं था। तो उसके लिए Okay. पहले तो उन्होंने कहा कि ग्राउंड वाटर इन्वेस्टिगेशन करो। जो सुमति यूनिवर्सिटी के 60,000 ग्रेजुएट्स थे उनकी ड्यूटी लगाई कि तुम ग्राउंड वाटर इन्वेस्टिगेशन करो। उसके लिए उन्होंने जो मशीनरी दी उसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि उनकी जो आर्म्स थी मशीनरी की, उनकी वो डायमंड टिप आर्म्स थी, तो जो रॉक को भी काट सकती हैं। तो ऐसी मशीनें दी उन्होंने उनको, और 6,000 मशीनें प्रोवाइड करी। तो 60,000 ग्रेजुएट्स को 6,000 मशीनें प्रोवाइड करी और उनको कहा कि एक एक योजन पर के डिस्टेंस पर बोरहोल करो भूमि में। और टोटल बोरहोल जो रिक्वायर्ड थे ना, इस तरह से जो ट्रायंगुलर ग्रिड बन गया, उसमें टोटल बोरहोल रिक्वायर्ड वर 60,000। हाँ। तो वो उन्होंने 60,000 ग्रेजुएट्स की ड्यूटी लगाई कि जैसे एक टीम में 10 जने चाहिए, तो वो 10 जने जो है 10 बोर होल्स करेंगे एक एक करके। तो इस तरह से 60,000 जो ग्रेजुएट्स हैं 60,000 बोर टोटल करेंगे। तो 10-10 जनों को एक एक मशीन प्रोवाइड कर दी गई। तो उनको कहा कि 10-10 जने जो है ना 10-10 बोर होल्स करो, ताकि टोटल बोर होल्स 60,000 हो जाए। तो जो एरिया है वो कंसिडर्ड एरिया बाद हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक
हिमालय को क्रिप्टिक लैंग्वेज में उन्होंने शंकर का स्वसर कहा है कि जो उत्तर में शंकर का स्वसर है पर्वत, दैट मीन्स के हिमालय पर्वत, और दक्षिण में जो विंध्याचल पर्वत है, इन दोनों के बीच की जो जितनी भी भूमि है उन सब की ग्राउंड वाटर इन्वेस्टिगेशन करो। तो वो उन्होंने ये प्रोजेक्ट पूरा 5-6 महीने में कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद उन्होंने उसकी जो है वाटर पंप एनालिसिस करके ये पता लगाया कि जितना पानी टोटल रिक्वायर्ड है उतना अवेलेबल नहीं है। ग्राउंड वाटर इज नॉट सफिशिएंट टू मीट विद द टोटल रिक्वायरमेंट्स। तो उसको लिखा गया है कि अश्व मिला नहीं, जो टारगेट था जितना पानी चाहिए था उतना मिला नहीं। इसका मतलब अश्व नहीं मिला, क्योंकि टारगेट जो था अश्वमेध यज्ञ का पानी था। तो फिर उन्होंने कहा कि जब उन्होंने रिपोर्ट किया कि अश्व नहीं मिला, तो सागर ने थोड़ी सी डांट भी लगाई कि अगर ग्राउंड वाटर से नहीं अश्व मिला तो फिर सरफेस वाटर इन्वेस्टिगेशन करो ना, हम्म। ताकि वहां से अश्व मिल जाए। तो फिर उन्होंने सारी तरफ से देखा, तो नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने देखा कि सफिशिएंट पानी अवेलेबल होएगा ब्रह्मपुत्र वैली में, तो वहां हम्म। पर चले गए। अब वहां पर जो गए, तो जो अस्त्र लेके गए ना उसके लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो थे मतलब जो पत्थर और पेड़ इत्यादि जो लेके गए, और खनित्र भूमि खोदने के लिए। तो ये स्पष्ट है कि अब जो इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके पास अवेलेबल थे हथियार या अस्त्र, जो भी कह सकते हैं, वो सरफेस वाटर इन्वेस्टिगेशन के लिए, एक डैम बनाने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो उनके पास थी। तो उससे स्पष्ट होता है कि पहले ग्राउंड वाटर इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद फिर सरफेस वाटर इन्वेस्टिगेशन हुई। फिर उन्होंने, जब वो उसके लिए कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे डैम बनाने के लिए, तो कहीं लैंडस्लाइड हो गई, उससे बहुत नुकसान हुआ, और उनका जो प्रोजेक्ट था ना वो असफल हो गया। ओके। उससे जो क्रिप्टिकल लैंग्वेज में ये लिखा गया है कि जो 60,000 पितर थे मतलब सागर के, वो मर गए। मतलब वो क्रिप्टिकल लैंग्वेज है, मर गए का मतलब कि उनकी जो सफल हो गए, तो अनसक्सेसफुल हो गए, तो मरे के समान ही हो गए। तो इस तरह से क्रिप्टिकल लैंग्वेज में सब डिस्क्राइब किया है। फिर उन्होंने ये कहा है कि अब क्या किया जाए। जहाँ उम्मीद थी कि पानी मिलेगा सफिशिएंट, वहाँ तो हमारा प्रोजेक्ट जो था अनसक्सेसफुल हो गया। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो सोचते सोचते उन्होंने देखा कि जो सुपरन यूनिवर्सिटी है उनको कंसल्ट किया जाए कि अब क्या करें। तो फिर वो सुपरन यूनिवर्सिटी के पास गए। सुपरन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने ये कहा कि अगर नॉर्थ ईस्ट में आपको मतलब आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो तो एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि वहाँ के जो पहाड़ हैं वो थोड़े कच्चे हैं, तो लैंडस्लाइड एक्सपेक्टेड थी। इसलिए आप इस बात की चिंता मत करो कि ये हो गया। तो अब आप जो मानसरोवर के पास का एरिया है उसमें पानी सफिशिएंट अवेलेबल है, उसको नीचे लाने के लिए प्रयत्न करो। फिर उसके बाद जो था, सागर ने अपने जो पत्र था अंशुमान, उसकी ड्यूटी लगाई कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कैसे हिमालय से पानी जो है मानसरोवर एरिया के पास से वो कैसे नीचे लाया जाए। तो फिर अंशुमान ने कई साल तक प्रयत्न किया, मतलब शायद 36 साल है कि 40 साल है, कुछ ऐसा सा है। तो पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर अंशुमान के पुत्र
दिलीप ने कोशिश की, वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसके फिर दिलीप ने अपने पुत्र भगीरथ की ड्यूटी लगाई। फिर भगीरथ ने बहुत तपस्या की, बहुत प्रयत्न किया इसके लिए। अपना राजधानी छोड़ के वो उसी एरिया में पहुंच गए, हिमालय के, जहाँ से वो पानी लाना था। तो उस एरिया में पूरी इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाया। उस प्रोजेक्ट के अंडर उन्होंने फिर गंगा का अवतरण किया। गंगा का क्या, गंगा की ट्रिब्यूटरी जो भगीरथी है उसका अवतरण हुआ, क्योंकि गंगा हम्म, नदी तो पहले भी थी और उसमें सफिशिएंट पानी नहीं था। तो उस पानी को पूरा करने के लिए भगीरथी जो ट्रिब्यूटरी है उसका अवतरण किया गया। वो जो उसमें लैंग्वेज यूज की गई है उसका थोड़ा सा जो है गीतांजलि वो पढ़ के सुनाएगी कि कैसे कैसे ये हुआ। वो सारी टेक्निकल वर्ड्स हैं जो जिससे स्पष्ट होता है कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन थी, ना कि जो देवताओं को रिझाने वाली थी। मुझे एक सवाल पूछना है आपको गीतांजलि जी, आप पढ़ने से पहले एक सवाल। ये मतलब हम जब पढ़ते हैं रामायण, हम देखते हैं कि वो पाताल में चले गए वो उनके बेटे, और हर कॉर्नर में उनको एक हाथी मिला जो पृथ्वी को बैलेंस करके रखा है। उसका क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य ये है कि जब ग्राउंड वाटर इन्वेस्टिगेशन होती है ना, तो रिग से खोदा जाता है, बोरहोल किया जाता है। वो बोरहोल तब जहाँ वहाँ तक किया जाता है जहाँ तक कि वाटर एक्वेफर्स अवेलेबल है। कि पानी के जो एक्वेफर्स हैं जमीन में, जहाँ तक भी अवेलेबल है वहाँ तक बोरहोल किया जाता है। तो बोरहोल करते करते जब वो जो बेसिक रॉक है ना वहाँ तक हम्म। पहुँच गए, उस बेसिक रॉक को पताल कहा गया है। तो वो पताल तक पहुँच गए, तो पताल तक पहुँच के भी उनको जो बाकी जो एक्वेफर जितनी अवेलेबल थी उनसे सफिशिएंट पानी अवेलेबल नहीं हुआ। और वो हाथी, वो चार हाथी, वो क्या है? वो जो है क्रिप्टिक लैंग्वेज है, वो किस तरह से चार हाथी कहा गया है पताल, उस जो रॉक है जो। All four directions basically. They are searching in all the whole of the plane. That means all four directions of that plane. Uh, सो हाँ, बोलिए so, प्लीज। like everything is symbolic in the story. That is what जितनी भी कहानियां इस समय में विश्वामित्र जी ने सुनाई, वो उन्होंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि वो बच्चों को सुना रहे हैं, राम जी और लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं, तो बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं, और वो सभी की सभी कहानियां उन्होंने मेटाफोरिकली क्रिप्टिक लैंग्वेज में सुनाई हैं। जैसे हमने पहले अहल्या का जो कहानी डिस्कस करी थी, उसमें भी हमने देखा कि कितना बड़ा उन्होंने शब्दों का खेल खेल कर वहां पर उसको एक एग्रीकल्चरल लैंड को ऋषि की पत्नी के रूप में बताकर, सो ही इज बीइंग, विश्वामित्र जी प्लेफुल हैं यहाँ पर या वाल्मीकि जी प्लेफुली बता रहे हैं, सो बट दे आर यूजिंग पोएटिक लैंग्वेज, सो इन दिस ऑल्सो दे आर यूजिंग पोएटिक लैंग्वेज टू डिस्क्राइब कि किस तरह से एक ये ग्राउंड वाटर इन्वेस्टिगेशन की जो हम बात कर रहे हैं, डैडी हियर इज लाइक uniquely qualified to know what the verses mean, because he worked for all his life, he worked as a water resource engineer in Punjab. So he knows कि ground water investigation कैसे होती है, surface water कैसे होती है, because that was his job, to look for like water resources for the people. So, and then when he came across this story, he says, I know what it means. सारे जो उन्होंने इसमें जितने वर्ड्स हैं वो सारे टेक्निकल वर्ड्स के साथ, जैसे डायमंड टिप्ड आर्म्स, वो आदमी की आर्म्स तो नहीं हो सकती ना डायमंड टिप्ड, वज्र वज्र भुजा। तो हम्म। वो जो है, जो मशीनरी होती है डिग करने के लिए, उसकी जो भुजा होती है उसको आर्मी बोलते हैं। इंग्लिश में आर्मी कहा जाता है, तो हिंदी में हम्म। भुजा ही कहेंगे। तो उसकी जो जो लैंग्वेज, जो जमीन होती है ना जहाँ
रॉकी में जमीन आ जाती है, उसके लिए जो उसकी टिप है वो डायमंड टिप्ड होती है। अच्छा। वही वर्ड यूज किया गया है यहाँ संस्कृत में, डायमंड टिप्ड आर्म से उन्होंने खोदा। हम्म। Because as we know, diamond is the hardest known substance to man. जो नेचुरल डायमंड होता है, जब जो हम फिर रॉक को भी काट लेता है। जब हमको रॉक कट हमारे करते पास भी थी, जब मैं वाटर रिसोर्सेज इंजीनियर था, डायरेक्टर वाटर रिसोर्सेज, हमारे डायरेक्टरेट में भी डायमंड टिप्ड आर्म्स वाली मशीनें थी। Okay. so that is how he वैसी knows. वैसी मशीन उन्होंने प्रोवाइड की। Right. हमारे पास तो 5-7 थी, इन्होंने 6 बार प्रोवाइड करी। उस टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड थी कि उनके पास 6,000 मशीनें थी ऐसी। हाँ। राइट। तो इसलिए जो है ये कहानी का जब इंटरप्रिटेशन करना था, सो ही न्यू हाउ टू डू इट because he has been working in that department and he knows exactly the words being used in the story were corresponding to the machines that they were using. They were also corresponding to the troubles and the problems that they would encounter कि अच्छा पहाड़ों में डैम बना लें, लेकिन कैसे बनाएं, यहाँ पे तो ग्राउंड वाटर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम भी ग्रिड बनाते हैं। ग्रिड बना के मतलब इक्वल डिस्टेंसेस पर बोरहोल्स करते हैं। यूजुअली हम ग्रिड्स जो स्क्वायर बनाते हैं, इन्होंने ट्रायंगुलर ग्रिड बनाए थे, विच Okay. मोर एफिशिएंट। अंडरस्टूड। तो उनकी जो गीतांजलि जी, आप कुछ पढ़ने वाले थे? I was just going to tell कि हाँ। ये जो book है, Decrypting the Indic Text, which I've written under Dad's guidance. In this book, we have the story fully interpreted along with the verses and their meanings. Everything is given. So if anybody is interested how the story was interpreted in the way that was just told to you, you can get this book and you can read with proof. Every single verse has been translated into English, and if you're not comfortable with English, same book is also in Hindi. translation. So Prachin Granthon Ke Rahasya by Gitanjali, both books are from Garud publication. So both of them have this story as well as the Ahalya story that we talked about last week. तो ये सब कहानियों का interpretation किस तरह से साइंटिफिकली, लिंग्विस्टिकली, हाउ वी अराइव्ड एट इट, ऑल दैट प्रूफ यू विल फाइंड इन दीज बुक्स। बिकॉज जब हम अपने इतिहास के बारे में बात करते हैं मिथोलॉजिकली, देन इट डजंट, लाइक एवरीबडीज क्वेश्चन इज देन हाउ इज इट हिस्ट्री, कि गंगा तो जी स्वर्ग से आ गई, तो ये हिस्ट्री कैसे है। अब उसको तरह तरह से बहुत लोगों ने बोलने की कोशिश करी कि नो, दे आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल गंगा, दिस दैट, बहुत लोगों ने अपना अपना इंटरप्रिटेशन दिया, बट नोबडी वेंट टू द स्टोरी इटसेल्फ। उसका जो मिथोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसी को एक्सेप्ट करके उसी को तरह तरह से इंटरप्रेट करते रहे। नोबडी वेंट टू द लैंग्वेज इटसेल्फ, nobody tried to see that it was a poetic metaphor. And I would say that in that manner, we are lucky that Dad is uniquely qualified as a water resources engineer, as well as a Sanskrit expert, as well as somebody who is who's well versed in the intricacies of poetry. He's a big fan of poetry. So he's read poetry from Milton, Shakespeare, everywhere, and also Kalidas. And everywhere, if there is a good poet, they will put metaphors into their stories. Now, our rishis were one step ahead. They will not just put metaphors like small metaphors, which would last a paragraph maybe. They wrote stories which were metaphorically, the whole story was a metaphor. So in that's why हम वाल्मीकि जी को आदि कवि बोलते हैं कि द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट, उनके जैसा कवि और दूसरा हुआ नहीं। इसी तरह से जो हमारे व्यास, ऋषि व्यास हैं, जब हम महाभारत भी पढ़ते हैं तो अगेन दीज टू आर बियॉन्ड कंपैरिजन।
वाल्मीकि जी और व्यास जी की जगह? वाल्मीकि जी को आदि कवि इसलिए कहते हैं कि क्लासिकल संस्कृत में पोइट्री लिखने वाले को पहले कवि थे। उसके पहले जो पोइट्री लिखी जाती थी वो वैदिक लैंग्वेज में लिखी जाती थी। जो वैदिक ऋषि थे हमारे, अराउंड 9000 BC से लेके 5000 BC तक या 4000 BC तक, 4000 5000 सालों तक वो वैदिक लैंग्वेज में पोइट्री लिखते रहे थे। ओके। क्लासिकल लैंग्वेज में पोइट्री जो थी वो पहला कवि थे, आदि कवि वाल्मीकि जी, जिन्होंने लिखी, और बहुत ही सुंदर। और वाल्मीकि जी बेसिकली जो थे वो फंडामेंटल फिजिक्स और मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। तो जब वो बहुत बूढ़े हो गए थे तब उन्होंने पोइट्री शुरू करी थी। उसके हाँ, पहले हाँ। साइंटिस्ट थे। So, looking at this whole combination of facts and proofs, He was around 100 years or more when he लॉन्ग when he लॉन्ग developed लॉन्ग। to poetry. तो ये सारा कुछ जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इसलिए that's what I'm saying, that we are lucky that we came across that combination here with Dad, that he's able to look at the story from all perspectives, as a literature, from the angle of literature, from the angle of engineering, from the angle of language, a combination of all three, and the result is that he was able to interpret it the way it should have been. So both stories, Ahalya also, I would say he is uniquely qualified to interpret that also, because to know that when does land become like rock after it, there is ash and ash mingles with water, and नहीं, वो नहीं। जब पानी कम रह जाते हैं ना तब तो जमीन जो एल्कलाइन हो जाती है। जब अच्छा। पानी ज्यादा बरस जाए उस पर तो वो एसिडिक हो जाती है। जो एसिडिक लैंड है उसकी जो देखने में दिखती है, बिल्कुल वैसा ही डिस्क्राइब किया है वाल्मीकि जी ने कि अहल्या वैसी दिख रही थी। जैसी वो दिख रही थी, जैसी जमीन एसिडिक जमीन दिखती है ना, बिल्कुल वैसी ही शक्ल दिखाई गई है। Yeah, but then since he's a poet, he's also written it in a way that you can also see कि a woman in grief, जैसे वो बोलते हैं ना कि तपी हुई धरती, ना a तपी हुई woman. So the look of both of them, like her complexion has become dull, and at the same time it is वो दोनों को also, कंपेयर करके लैंग्वेज यूज करी है yes. कि जमीन वैसी दिखती है और जो ग्रीफ में वुमन है वो वैसी दिखती है। उसकी ऐसी लैंग्वेज यूज की है जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी गई है। So that is why that's why I'm saying that it's a it's a rare combination of knowledge from three different angles that has brought us these stories the way they have been interpreted. And once you know that these stories are metaphors, you also look into other stories and try to see if they are metaphors. And there are other stories, but we are not, like Daddy is not qualified, I'm not qualified. For example, we came across some stories which look like they are Ayurveda stories, because the words used are corresponding to Ayurveda. And but again, they are written as a king and his daughters, and they're in that manner. But we didn't interpret it because we are not qualified, and we're looking for a person who would be qualified to interpret it. Yeah, because that could be our key to curing certain diseases. Yes, exactly. Right? Because I think that story is about arthritis, gout or arthritis, where because of wind, जैसे हम बोलते हैं ना, arthritis जिसको होता है, बारिश आने वाली हो तो उसको पता चल जाता है, because there's a change in the wind, because the bones start getting, पेन होता है, पेन right? होता है। मुझे है आर्थराइटिस एंड आई डिड सफर फ्रॉम गाउट। तो मुझे मालूम है थोड़ा सा भी अगर मॉइस्चर रहता है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, So I ह्यूमिडिटी की तकलीफ होती है।
So that story, for example, says that a king has 100 something daughters, right? 100 plus daughters. And then it says पवन देव की कुदृष्टि उनके ऊपर पड़ गई. हाँ, मैंने पढ़ी है ये स्टोरी पढ़ी. So, Yeah. see, हाँ. just if you just think one level below the surface, you can easily see that आयुर्वेद में वात जो होता है ना, हाँ, बात उसके रूमेटिज्म. उनमें से एक बात होता है, तो वात जो है वो वायुदेव की कुदृष्टि से ही होएगा ना. right. हाँ. So Right. that is how that story is written, that those beautiful daughters suddenly became ugly because they didn't want Pawan to look at them badly. तो उस तरह से उन्होंने उसको लिखा है. But then a prince comes who's the son of, now the word I think used over there is Ghritachi. His mother is Ghritachi and there was somebody, the prince's name is something. And then he comes and he decides कि मैं इन सबसे शादी करूंगा. I'll marry all of them. वो जो प्रिंस है उसका नाम और उसकी मदर का नाम, फादर का नाम, तीनों के नाम जो है ना हर्ब्स के नाम पे है. Herbs के नाम पे हैं. And so then so the way the story goes is that, as you have read it, that as he touches each princess, accepts her, she becomes beautiful again. That means the distortion is cured, which has been given because of the disease. That distortion is cured because of the use of these herbs. उस हर्ब से क्योर होगी जो प्रिंस का नाम है. Right. So, and probably the number of princesses is equivalent to the number of joints in the body where where Okay. can happen. So, so that is what, if you read each of those stories, सारी की सारी कहानियां जो विश्वामित्र जी सुनाते हैं, all of them are metaphors, and you go like, wow. So, Exactly. so Yeah, actually, I just wanted to say something that means हमारे जो मतलब language lost and the expertise lost has resulted in people making a mockery of our religious books or the historical books, whatever. रामायण महाभारत पे बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट मेरा क्या कहना है कि पीपल हु आर रिसर्चिंग, जैसे डॉक्टर गोयल कर रहे हैं, उन्होंने इतने सालों से रिसर्च किया है और आप लोगों ने किताब भी लिखा है. मोर एंड मोर पीपल आई थिंक शुड कम अप एंड पुट बिफोर एवरी वन ऑफ अस कि क्या क्या है इसमें, कैसे इसको इंटरप्रेट करना है. इंटरप्रिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंटरप्रिटेशन जब राइट होगा तभी जाके है. ये काम करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि फ्रॉम वेरी फर्स्ट ईयर of education up to PhD, Sanskrit should be compulsory. Yeah, it should be. मतलब if I look at myself also, I don't know Sanskrit. तो उनमें कुछ ऐसे विद्वान निकल आएंगे जो ये रिसर्च करने में सक्षम होंगे. Yeah. But also the other thing that has crept into our national psyche, I would say, is that we have become people who like to be entertained. We don't want stories which make sense. We want stories which talk about miracles. Miracle. This is a gift from the invaders, I would say, because they have been telling us stories which are not true. पूरी कुरान और पूरी बाइबल में सारी की सारी मिराकुलस कहानियां हैं, जो कि ठीक है, हम उनको बुरा नहीं कह रहे, वो अपने लेवल पे ठीक हैं. किंतु हमारा जो सनातन धर्म है, ये मिराकल्स के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये सत्य के ऊपर बेस्ड है. क्रॉस क्वेश्चनिंग, विज्ञान के ऊपर बेस्ड है कि आप हर चीज को क्वेश्चन करो, उसको साइंटिफिक आई से देखो, उसका पूरा एनालिसिस करो, तभी आप उसको एक्सेप्ट करो. तो ये तो हमारे धर्म का बेसिस है. We have lost it because we have been more exposed to the other views. तो हमने उसी को अडैप्ट कर लिया
और हम हर जगह पे, अब कोई भी कहानी अगर हम ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो पर्वत है गोवर्धन पर्वत, उसके अंदर एक रेन शेल्टर बनाया, उसके अंदर खुदाई करके, तो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर मोर इंटरेस्टेड कि उन्होंने उसको सबसे छोटी उंगली पे और पूरे पर्वत को उठा लिया। वो कहानी वो बोलेंगे भगवान तो ऐसे ही होते हैं, हमें तो ऐसे ही वाले भगवान चाहिए, हमें वो भगवान नहीं चाहिए जो कि उसके अंदर रेन शेल्टर बनाए। जबकि इवन दैट स्टोरी इफ यू रीड इट केयरफुली, it is a very beautiful way of telling how he dug into the mountain and then how the whole mountain was shaking because of it, लेकिन अब वो बोलेंगे कि वो क्योंकि वो जो उठा पूरी लिया। पूरी जो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन है ना, वो वैसी है जैसे कि हम जब डैम बनाते हैं तो साइड पर रॉक को काटते हैं। जब रॉक को हाँ हाँ। काटते हैं मशीनरी से, तो वो जो पर्वत की जो पोजीशन होती है, वो बिल्कुल वैसी डिस्क्रिप्शन उसमें दी गई है। इससे ओके। है कि जो उन्होंने वहाँ शेल्टर बनाया था वो मशीनरी से ही बनाया था। So, so because of all this, I first of all we have to change our perspective. पर्सपेक्टिव। या तो अपनी अपने अपने आप को एंटरटेनमेंट में से लिफ्ट करके विज्ञान के लेवल पे लेके आए, कि हर कुछ जो है साइंटिफिकली हम उसको व्यू करना शुरू करें। देखिए भगवान ने सीधे सीधे बोला है कि बुद्धि को साथ लेके चलना है। जो उनका पूरा सेकंड चैप्टर है उसमें वो एक ही बात बोलते हैं बार बार, कि बुद्धि को लेकर नहीं चलोगे, भावनाओं में बहकर अगर सारा जीवन जियोगे तो गलत ही रिजल्ट होगा। हमारे सिलेबस ऐसे मतलब करा गया है कि जो साइंस लैंग्वेज लेते हैं ना 9वीं 10वीं में या 11वीं 12वीं में, उनके लिए संस्कृत जो है लेना पॉसिबल ही नहीं है। मेरे को भी मतलब जब मैंने मतलब तब थोड़ा सा बेटर था इससे, जब मैंने पढ़ाई करी तब 9वीं में जो हमारे पास इलेक्शन थी, इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने की ऐसी चॉइस थी कि या तो साइंस के साथ संस्कृत ले सकते हैं या साइंस के साथ हिंदी ले सकते हैं। तो हमारी क्लास को पूछा गया कि कौन कौन इंटरेस्टेड है साइंस के साथ हिंदी लेने में, तो 20-25 लड़कों ने हाथ खड़ा कर दिया। तो फिर पूछा गया कि संस्कृत लेने में कौन इंटरेस्टेड है, तो 2 लड़कों ने हाथ खड़ा किया। तो वी वर लकी एनफ कि डिसीजन हमारी फेवर में हो गया, डेमोक्रेसी नहीं चली। अगर गुड। वो डिसीजन डेमोक्रेसी से हो जाता तो मेरे को संस्कृत साइंस संस्कृत मिलनी ही नहीं थी। No, even when I studied, we did have the same option. Yeah, we also had the option. We also had the Either option. took Hindi or Sanskrit, and I took Sanskrit. And once again, there were only 2 people in the entire class who had taken Sanskrit, but we were lucky enough that there was a separate class constituted for us. Even though we sat under a tree most of the days, our teacher and us, we would sit under a tree and we would study, because who would give a classroom for 2 students? So that was how I studied Sanskrit in 9th and 10th. तो ये रहता है कि या संस्कृत ले लो या हिंदी ले लो, दोनों लेने का ऑप्शन नहीं रहता। सो संस्कृत, इवन आई अग्री, संस्कृत कंपलसरी हो जाना चाहिए। जब संस्कृत लोगों को हर किसी को फिर से आने लगेगा तो बहुत सारी जो बातें हैं जो हम लोगों को आता नहीं है क्योंकि हमको लैंग्वेज ही नहीं आती है, वो ओपन हो जाएगा। लोग खुद होके पढ़ेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, रिसर्च करेंगे, जैसे डॉक्टर सर ने किया है वैसे सभी लोग करेंगे। आई हैव टू नाउ स्टॉप राइट हियर बिकॉज टाइम हो रहा है। एंड या नेक्स्ट वीक हम लोग फिर प्ले करेंगे। दिस वीक आई एम सॉरी, लास्ट वीक हम नहीं कर पाए। सो फ्रेंड्स प्लीज देखिए एंड डू बाय द बुक, एंड हो सके तो संस्कृत अपने बच्चों को पढ़ाइए, बहुत ही जरूरी है। सो आई विल थैंक यू बोथ फॉर अगेन कमिंग एंड एक्सप्लेनिंग थिंग्स, एंड जय श्री राम। फिर मिलेंगे। जय जय श्री राम।